हायर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर वी कैन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है। सर मेरा प्लेस भी बिलासपुर है तो डर लगता है। देखो टेक्निकल इश्यू तो कहीं भी आ सकता है, और बिलासपुर में आया है, हो सकता है और कहीं आता। ओके, तो अगर वहाँ ऐसा कोई टेक्निकल इशू आया है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा, है ना, तो कोई डरने की कोई बात नहीं। ओके, टेक्निकल इशू तो किसी भी जगह आ सकता है, वो जगह के हिसाब से नहीं आता है वो, है ना। सो डोंट वरी, अब पढ़ाई करिए बस, है ना। और एक जगह किसी इंडिविजुअल में आया तो फिर क्या करेंगे। इंडिविजुअल में आएगा तो वहाँ पर बहुत सारे सिस्टम रहते हैं एक्स्ट्रा। ओके, वो शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। मेरे टाइम पे भी जब मैंने एग्जाम दिया था तो एक दो लोगों के जो है सिस्टम वर्क नहीं कर रहे थे। ओके, तो उनको दूसरा एलोकेट कर देते हैं वो। ऐसा नहीं है कि अगर 200 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 200 सिस्टम उनके पास रहते हैं। ओके, ज़्यादा रहते हैं, दे कैन ट्रांसफर। ओके, हाँ बिल्कुल, दूसरे सिस्टम पे एलोकेट कर देते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा लोगों का होगा तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं। जब पूरे सेंटर में अगर 50 लोग 100 लोग का कोई इशू है सिस्टम को इसको लेकर के, टेक्निकल इशू, तो वो रिजल्व किया जाएगा। देन उसमें घबराने की जरूरत है नहीं। और इंडिविजुअल से अगर प्रॉब्लम होती है तो वो उसको रिजॉल्व कर देते हैं। ओके, उनके पास एक्स्ट्रा सिस्टम रहते हैं। एंड वी कैन कंटिन्यू विद द सेम टाइम, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि आपका जो आईडी होता है उससे लॉग इन होता है ना, तो आप दूसरे सिस्टम पे जब एलोकेट होंगे तो आप उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो ऑलरेडी आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। ओके, आज के हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे जून 2019 का पेपर। ओके, सो आई थिंक अभी हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए क्लास। गुड इवनिंग, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। ओके, सॉरी आई एम लेट। ओके, इट्स ओके, अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे। इसी वजह से मैं लेट करता हूँ स्टार्ट 1-2 मिनट, ताकि सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कभी कभार कोई जो है लेट ज्वाइन करता है। ओके, गुड इवनिंग। So this is the first question of today class. In which year was the charity organization society COS society established in London? आपको बताना है लंदन में कब एस्टेब्लिश हुई। और आपको यहाँ पर ईयर भी लिख सकते हैं क्योंकि आंसर छोटा है। 1969 में। और द COS सोसाइटी, आप बताइए यूएसए के अंदर कहाँ पर, मतलब कब एस्टेब्लिश हुआ, किस ईयर में। बोलिए। सॉरी 18 है, सॉरी सॉरी, 1869। और 19 नहीं है, 18 है। ओके, 1969 तो जस्ट अभी हुआ, राइट, कुछ साल पहले ही तो, मतलब 2-3 दशक पहले। काफी पुराना COS है। ओके, 1877 यूएसए के अंदर स्टार्ट हुआ था लगभग। ओके, 1870 के दशक में वहां पर स्टार्ट हुआ था कि कैसे हम सोशल सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं, उनके रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्थाएं होती हैं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये COS सोसाइटी का जो मूवमेंट था यूएसए के अंदर भी स्टार्ट हुआ था। ओके, तो आपका पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पूछिए। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी के बारे में है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों को पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। दीजिए आंसर। नलिनी मिश्रा, क्या क्वेश्चन है आपका। ऑक्टाविया हिल फाउंडर हैं बट
ऑनलाइन देख रहे हैं तो क्वेश्चन मिनट बता रहा है। किस चीज़ की फाउंडर? नहीं नहीं, CUS सोसाइटी के फाउंडर ओक्टाविया हेली आएगा आपका, है ना। जहां पर दिखा रहा है उसको मुझे भेजना पूरा आर्टिकल, उसका और कुछ होगा उसमें, देखा था अभी याद नहीं। ओके, है ना। ओक्टाविया हेली करेक्ट आंसर है, वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। पहले में लिखा है कि जो रूरल कम्युनिटी होती है, ओके, वहाँ पर जनरली प्राइमरी कांटेक्ट होते हैं लोगों के बीच में, जो इंटरेक्शन होता है वो प्राइमरी कांटेक्ट होता है। अर्बन शहरों में जो है सेकेंडरी ग्रुप कांटेक्ट रहते हैं। सेकेंडरी का मतलब मैंने बताया था कि जहाँ पर इनडायरेक्ट कांटेक्ट ज़्यादा होता है, ओके। परस्पर संबंध जो होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, रैशनल रिलेशन होते हैं शहरी क्षेत्रों में। और इन दी रूरल कम्युनिटी दे हैव द डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन, ओके, इमोशनल कांटेक्ट होता है। पहला वाला स्टेटमेंट इसमें यह बता रहा है, इसका मतलब पहला करेक्ट होगा। दूसरा क्या लिखा है? ascription is the main principle of determination of status in the individuals in the urban city, अर्बन शहरों में, ओके। और 1 सेकेंड, दूसरा क्या है? एक मिनट, एक तो यहाँ पर चैट बॉक्स भी रहता है साथ में, दिखता नहीं है पूरा क्वेश्चन। अचीवमेंट फॉर द रूरल कम्युनिटी, नहीं, देखो इसमें जस्ट अपोजिट लिखा है ना। रूरल कम्युनिटी के अंदर जो है, जो स्टेटस होता है वो दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन मतलब होता है जन्म के आधार पर। जैसे कि मान लिया किसी पर्सन का जन्म जो है ब्लैक स्मिथ या गोल्ड स्मिथ के घर में हुआ है, तो ऐसा माना जाता है, उम्मीद की जाती है कि उसका जो बच्चा है वही काम करेगा, है ना। तो जन्म के आधार पर यहाँ पर डिटर्मिनेशन होता है इंडिविजुअल के स्टेटस का। लेकिन अर्बन एरिया में, रूरल एरिया, सॉरी, अर्बन शहरों में, अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में ये आपका होता है बेस्ड ऑन द अचीवमेंट, ओके। जिसके पास जो काबिलियत है उसके आधार पर वो आगे बढ़ेगा, वो काम करेगा, वो वर्क करेगा। तो आपका ये जस्ट इसका अपोजिट लिखा हुआ है, तो बी होगा नहीं। बी नहीं होगा तो आपकी ये ऑप्शन सभी एलिमिनेट हो गए हैं, एक ही ऑप्शन बचा है, ए एंड डी, ओके। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी दिया है, वो भी जस्ट अपोजिट दिया है। यहाँ पर लिखा है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है अर्बन कम्युनिटी में, ओके। और रूरल कम्युनिटी में लिखा है यहाँ पर फॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, जस्ट अपोजिट लिखा है। अर्बन क्षेत्रों में जो है, अर्बन एरिया में फॉर्मल होता है, मोर फॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, जबकि रूरल कम्युनिटी के अंदर इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, ओके। और नीचे लिखा है सोशल अडेप्टेबिलिटी इज हायर इन दी अर्बन कम्युनिटी एज कम्पेयर टू दी रूरल कम्युनिटी। बिल्कुल सही लिखा है कि बी नीड, यहाँ पर जरूरत है। सोशल कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा इस अडेप्टेबिलिटी होती है सोसाइटी को लेकर के, सोशल अडेप्टेबिलिटी शहरी क्षेत्रों में कम होती है, तो यहाँ पर जरूरत है अर्बन क्षेत्रों में ज़्यादा सोशल अडेप्टेबिलिटी होने की, ओके। तो ये आपका सही लिखा है, तो आपका सेकंड वाला, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अस्क्रिप्शन और अचीवमेंट में क्या डिफरेंस होता है? अस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो आपका जन्म के आधार पर मिलता है, जो स्टेटस, ओके। जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है, मतलब बनता था, तो वो एस्क्राइब्ड बेस्ड स्टेटस होता है। अचीवमेंट बेस्ड स्टेटस वो होता है जो आप मेहनत से, मेरिट के आधार पर प्राप्त करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो है, जो गोल्ड मॉडल या जो भी जितने मॉडल मेडल लाए जा रहे हैं, वो मेहनत के दम पे लाए जाते हैं, तो वो आपका अचीवमेंट स्टेटस कहलाता है, ठीक है। तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सोशल प्लानिंग मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था सोशल प्लानिंग मॉडल? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। एच वाई सिद्दीकी, मैरी वेल एंड एम जी रॉस, विच ऑप्शन विल बी राइट? ओके। जैक रोथमैन के द्वारा 3 मॉडल दिए गए थे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के, कौन कौन से हैं बताइए। पहला तो यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए सोशल प्लानिंग मॉडल हो गया, दूसरा हो गया आपका सोशल एक्शन मॉडल, तीसरा हो गया लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, ओके। ये 3 मॉडल आपको याद कर लेना, विच इज गिवन बाय दी जैक रॉथमैन। क्लियर है? हाँ, लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज नॉट द ट्रू इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिकर्ट स्केल। यहाँ पर बेसिकली लिकर्ट स्केल के बारे में 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। ओके, अब लिकर्ट स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसको लिकर्ट स्केल बोलते हैं, इसको सेटिस्फेक्शन स्केल भी बोलते हैं। ओके, इसको डेवलप किया गया था 1932 में, इसके द्वारा, फ्रांसिस लिकर्ट के द्वारा। ओके, आंसर दीजिए इसका। लिकर्ट स्केल के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोज एंडेड एंड द ओपन एंडेड, बताइए। इतने सारे क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, आप बताते जाइए, पहले इसका आंसर दीजिए, फिर इनका इसके बीच में क्या डिफरेंस है बताना है। और लिकर्ट स्केल क्या काम होता है, किस लिए हम यूज करते हैं। we use this Likert scale used to determine people opinion, attitude, feelings. ओके, बेसिकली सब्जेक्टिविटी चेक की जाती है इसमें किसी चीज के बारे में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आपने कोई कपड़ा खरीदा, क्लॉथ खरीदा, किसी शॉपिंग मॉल कहीं से भी, ठीक है, किसी ब्रांड से, उसका मैसेज आएगा आपके पास। ओके, कि आप उससे कितने सेटिस्फाई हैं, उस प्रोडक्ट को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, हाउ यू सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, नीचे लिखा होगा सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। तो ये क्या है, दैट्स द एग्जांपल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस मार्क करना है, टिक करना है, तो ये आपका क्लोज एंडेड हो जाएगा। और लिकर्ट स्केल में क्लोज एंडेड हम यूज करते हैं, और जहाँ पर हम लोगों के ओपिनियंस, एटीट्यूड, फीलिंग्स, ये सभी चीज़ों को मेजर करते हैं, चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, किसी मैटर पर। लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ लिखा है द आइटम मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, द आइटम मस्ट, एक मिनट, लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं बिल्कुल। ओके, अच्छा यहाँ पर डबल डबल लिख दिया ना, ओहो। तो ये आपका क्लोज एंडेड होना चाहिए, क्लोज एंडेड होना चाहिए। ओके, आपका ये गलत हो जाएगा। द आइटम मस्ट, वन सेकेंड, कोई क्लास में अभी ज्वाइन कर रहा है, लेट ज्वाइन करते हैं फिर बोलेंगे कि, ओके, फोर्थ का ये होगा आइटम, वन सेकेंड, विच इज नॉट ट्रू ना। हाँ, ओ वन सेकेंड, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। आइटम मस्ट ऑल रिलेटेड टू सेम ऑब्जेक्ट, ये भी सही है, मतलब ये सही है, ये भी सही, एक क्या हो रहा है, विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये ट्रू है। ऑल आइटम मस्ट हैव द न्यूट्रल व्यू, ये तो गलत है, तो ये भी सही हो जाएगा। और द गोल ऑफ लिकर्ट स्केल इज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, ये सही है, तो ये तो होगा नहीं, ए और सी होगा, पहला वाला आंसर करेक्ट होगा। ओके, बी वाला नहीं होगा, इसमें लिखा है ना आइटम मस्ट ऑल रिलेटेड टू दी सेम ऑब्जेक्ट, बिल्कुल किसी एक आइटम, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो क्वेश्चन होते हैं, या जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, किसी एक चीज के बारे में होता है। ओके, ओके, तो ये ट्रू है, बाकी दो गलत हैं, ए और सी। तो यही पूछा गया है कौन सा नहीं होगा, तो पहला वाला। क्लियर है ना, थर्ड आंसर होगा बी सी, ऑल आइटम मस्ट हैव न्यूट्रल व्यू ऑफ फिनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन। नहीं, न्यूट्रल व्यू नहीं होगा, सबका अपना अपना व्यू होता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, एग्जाम में आ सकता है लिकर्ट स्केल के बारे में कि किस काम इससे क्या मेजर करते हैं। ओके, इसको सेटिस्फैक्शन स्केल भी बोला जाता है, ये भी याद कर लेना। सर फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि इन द फॉर्म तो क्वेश्चन नहीं होता ना, क्वेश्चन में तुमको आंसर लिखने को मिलता है, ये आपका क्लोज एंडेड रहता है। ओके, पूरा लिखा नहीं प्रॉपर तरीके से,
ओके, ये आपका यहाँ लिखना चाहिए तो ओपन एंडेड। जनरली क्वेश्चन को हम ओपन ओपन एंडेड ही मानते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को क्या होता है, ओपन एंडेड ही मानते हैं हम। ओके, कि उसमें क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर हमको लिखना होगा। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दिए रहते हैं, वो आपको बस टिक करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था कि आपको बस 4 ऑप्शन होंगे, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड। तो आपको बस टिक करना है उस पर, है ना। आपको वहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखने का, आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है। Question number 5. The research design that entail collection of data on the sample of cases at the single point of time is called as। किसी एक समय पर डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो कौन सा आंसर होगा बताइए। क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडिनल क्या डिफरेंस होता है। देखिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम लोग जो है डिफरेंट ग्रुप को कंपेयर करते हैं, एक सेम टाइम पे, एक टाइम पे डेटा कलेक्ट किया जाता है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम मैनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। और क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, ये- अच्छा, ये क्रॉस सेक्शन नहीं था। एंड व्हाट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट ग्रुप इन अ सेम टाइम। ओके, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है इंटेल, आंसर ही बोल दीजिए। अ- अच्छा, आंसर ही बोल दिया मैंने। ओके ओके, एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, आपका सी आंसर हो जाएगा, है ना। एंड व्हाट अबाउट द एक्स पोस्ट फैक्टो, ये तो आपने पेपर में नहीं पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। आफ्टर द इवेंट इज हैपन, करेक्ट है, जो हो चुका है। ओके, बिल्कुल सही है। ओके, सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं, होता है, ठीक है। तो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है। ओके, सही है, क्योंकि पेपर देखिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपका रिसर्च आता है, तो एटलीस्ट रिसर्च वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और कहीं भी आप पीएचडी का इंटरव्यू देंगे या कहीं पर भी जाएंगे, वहाँ पर पूरा का पूरा पेपर और वाइवा रिसर्च से ही आता है। ओके, तो एटलीस्ट आप ये पोर्शन अच्छे से स्ट्रांग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, अच्छे, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी, एनपीपी। ओके, 2000, क्या आंसर होगा। एंड व्हाट अबाउट द कोहर्ट, कोहर्ट का मतलब क्या होता है बता दीजिए। बताइए, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे रहे हैं आपको, बताइए। कोहर्ट मतलब वैसे होता है जैसे कि आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है ना, उसी टाइप की। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग जो है डेटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च पार्टिसिपेंट से, वो आपका कोहर्ट बोलते हैं उसको। ओके, जैसे कि मान लीजिए आज डेटा कलेक्ट किया, फिर 10 दिन बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद उन्हीं को लेकर के, तो आपका कोहर्ट स्टडी कहलाती है। या बोल सकते हैं इसको, ऐसे बोल सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ओके, वो एक ही बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉलिसी, 2000। ओके, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। टू एड्रेस द अनमेट नीड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी बुनियादी ढांचा है उसको बेहतर करना, स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ओके, उनकी समस्याओं को एड्रेस करना। एंड इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कराना, बच्चों के हेल्थ केयर का जो है उसको, उस पर फोकस करना। इसके अलावा टीएफआर को रिप्लेस करना टू दी लेवल बाई 2010। ये आपके तीनों करेक्ट हैं, बाकी लास्ट वाला गलत है। ओके, लास्ट वाला गलत क्यों है, एनीबडी। बेसिकली इसमें जो ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसमें ऑब्जेक्टिव था कि जो है स्टेबल पॉपुलेशन करना, पॉपुलेशन को स्टेबल करना बाई 2045। ओके, डिक्लाइन की बात नहीं की गई थी। ओके, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीपी इस टू, कैसे हम जो है पॉपुलेशन को स्टेबल कर सकते हैं बाई 2045। ओके,
सो डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टिंग्विशिंग ट्रेट ऑफ सोशल पॉलिसीज, विशेष या विशिष्ट विशेषता या लक्षण क्या है सोशल पॉलिसी का। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सबसे ज्यादा विशेष होगा उसको आपको आंसर लगाना है। फोकस ऑन दी रैशनल डिसीजन अबाउट फ्यूचर गोल एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, a concern with the distributional or redistributional character, and the emphasis on the guidelines or principle which give you direction to the particular course of action by the government, potential to usher in the fundamental structure. Okay, इतना क्षमता होती है कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं या मौलिक संरचनात्मक बदलाव हो सकते हैं। सो विच ऑप्शन विल बी राइट। जो बहुत ज्यादा विशेष है उसको आपको आंसर देना है सोशल पॉलिसी के बारे में। वैसे तो सभी है, ऐसा कोई गलत नहीं लग रहा है, विच इज वेरी क्लोज। क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा बता दीजिए फिर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एनपीपी के बारे में, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना। आपको ये दिया गया है कि बेसिकली इसका जो फोकस था कि कैसे जो है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि जो काम करते हैं स्वास्थ्य कर्मी, ओके, उनकी जो उनकी समस्याओं को एड्रेस करना या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, वो सबको एड्रेस करना, इन सब के बारे में दिया है। तो ये सही लिखा है, इसी का ऑब्जेक्टिव है। आप जब एनपीपी का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, आप सर्च करना गूगल पे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीपी 20, ओके 2000, तो ये सभी उसमें लिखे होंगे। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये गलत लिखा है क्योंकि वहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्टिव में, ओके, कि एक ऑब्जेक्टिव इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम स्टेबल पॉपुलेशन अचीव कर सकते हैं 2045 तक। ओके, कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी ना हो, ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रही बढ़ते जा रही है, ना ही डिक्लाइन हो, एक स्टेबल रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 किसका था? जयश्री नाग। ओके, तो यहाँ तक 7 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इंडोजेनस डेवलपमेंट इज नॉट ट्रू। सत्य नहीं आपको बताना है इंडोजेनस डेवलपमेंट के बारे में। 2 प्रकार का डेवलपमेंट होता है, एक तो होता है आपको एंडोगेनस और दूसरा होता है आपका एक्सट्रो, ओके, एक्सो जिसको बोलते हैं, एक्सोगेनस डेवलपमेंट। ये बेसिकली मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल है। ओके, तो 2 मॉडल है, अब बताइए कौन सा आंसर होगा। देखो एक्सोजीनस डेवलपमेंट मॉडल का मतलब होता है कि जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन है, ओके, मॉडर्नाइजेशन है, ये बाहरी विकास का एक मॉडल है ना, इंडिया का मॉडल नहीं है ना मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन, ये तो बाहरी मॉडल है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोजीनस। और इंडोजिनस का मतलब होता है कि विद इन द कंट्री, जैसे लोकल नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी होना, बेहतरी होना, या जो रिसोर्सेस हैं, ओके, वो अवेलेबल रहना, कल्चर को बढ़ावा मिलना, ओके, विद इन द कंट्री, वो कहलाएगा आपका इंडोजिनस। ओके, कि जो आपकी लोकल चीजें हैं उनमें बेहतरी आना, उनमें इम्प्रूवमेंट आना, वो उसको लोग अडॉप्ट करेंगे, जैसे कल्चर है, ओके, जो सॉफ्ट पावर होती है हर कंट्री की, वो अगर आगे बढ़ती है, इन्फ्लुएंस बढ़ता है उसका, तो वो आपका इंडिजिनस ग्रोथ कहलाती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड दुनिया में बहुत सारी कंट्री में देखी जाती है, तो ये आपका कहलाएगा इंडिजिनस ग्रोथ। ओके, कि वो जो इंडिया का है पार्ट उसमें ग्रोथ आ रहा है, तो वो आपका कहलाएगा इंडिजिनस ग्रोथ। और विद इन कंट्री आल्सो, कौन सा आंसर होगा करेक्ट? विच इज नॉट ट्रू, मतलब इट रिफ्यूज द व्यू ऑफ डेवलपमेंट इज इक्वल टू द मॉडर्नाइजेशन, सही बात है, विच इज नॉट ट्रू। ओके, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू हो गया। इट होल्ड द व्यू दैट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट हैव द जनरेटेड फ्रॉम विद इन, ये भी ट्रू है। इट रिफर द सोशल कल्चरल एंड सिंबॉलिक एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ये गलत है। इट रिफ्यूज द व्यू ऑफ द डेवलपमेंट इज इक्वल टू वेस्टर्नाइजेशन, ये आपका, ये सही है। तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत लिखा है। वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन दीज आर द एक्सोगेमस डेवलपमेंट मॉडल, और इंडिजिनस मॉडल आपका वही होगा जिस जो लोकल स्किल्स में बेहतरी आएगी, कल्चरल, वो बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक सोशल कल्चरल जो आपका विद इन द कंट्री है उसमें बेहतरी आएगी, वो आपका कहलाएगा एंडोजिनस। तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गेटेड कम्युनिटीज सिंबलाइज। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। गेटेड कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको ये बताना है। हाँ बिल्कुल,
उनके कल्चर को बढ़ावा देना आपका एक्सो में आएगा। डेवलपमेंट इज इक्वल टू दी वेस्टर्नाइजेशन कैसे सही हुआ, कहाँ सही हुआ? इट रिफर टू द सोशल कल्चरल, कहाँ कौन सा वाला ऑप्शन है? इट होल्ड द व्यू दैट डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट हैज जनरेटेड फ्रॉम विद इन। विद इन लिखा है ना, तो ये तो सही है। विद इन मतलब इंडोजेनस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है। ओके, ये लिखा है इट रिफ्यूज द व्यू दैट डेवलपमेंट इज इक्वल टू वेस्टर्नाइजेशन। ओके, तो ये सही लिखा है ना कि ये इस चीज को नहीं मानते हैं इंडोजेनस में कि वेस्टर्नाइजेशन का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है। तो हाँ, रिफ्यूज किया तो सही है ना, ये तो सही लिखा है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। और यहाँ पर साथ में पिक्चर आप देख रहे होंगे, उसको कोई पिक्चर को समझिए और कहीं ना कहीं आंसर इसी में छुपा हुआ है। गेटेड कम्युनिटी सिंबलाइज सोशल इनइक्वलिटी, स्पेटियल इनइक्वलिटी, privatization of space and extended public space। ओके, सोशल इनइक्वालिटी का मतलब आपको पता ही होगा। दूसरा लिखा है स्पेटियल इनइक्वालिटी, इसका मतलब क्या होता है? एनीबडी? मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं वो कहीं ना कहीं अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ एरिया लोकेशन पीपल, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी है, पब्लिक सर्विस है, वेलफेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं स्पेटियल अनइक्वलिटी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, एक एक हिस्सा जो है पूरा डेवलप्ड है, इनके पास सब कुछ रिसोर्सेज है, सब फैसिलिटीज हैं। और दूसरा स्लम एरिया जो कि पूरा का पूरा, जिनके पास बहुत सारी जो है वो वेलफेयर क्या बोल सकते हैं, जो रिसोर्सेज हैं पूरे नहीं है, जो होनी चाहिए सबके पास। मतलब जो रिसोर्सेज हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं इस एरिया के अंदर। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पेटियल इनइक्वलिटी। ओके, सोशल इनइक्वलिटी आल्सो द पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि गेटेड कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि कम्युनिटी जो बोल सकते हैं कि एक एरिया होता है, उसके अंदर जैसे कि कॉलोनी बनी होती है, राइट? इसके अंदर वही लोग ले सकते हैं जो थोड़े अमीर होते हैं, रिच होते हैं। ओके, तो उसके अंदर जो लोग रहते हैं, सो ऑफ कोर्स जो बाहर रहते हैं, एक सोशल इनइक्वलिटी तो आ ही जाएगी। तो ये भी आपका सही है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्पेस, बिल्कुल आपका इसके अंदर सब लोग नहीं रह सकते या नहीं जा सकते, एक्सेस नहीं होता है, राइट? लास्ट में लिखा है एक्सपेंडेड पब्लिक स्पेस, तो ये गलत लिखा है। ये तो फिक्स रहता है, एक्सपेंडेड नहीं होता है। तो डी आपका गलत हो जाएगा। फ्लैट कल्चर जो है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। सेक्टर वाइज कॉलोनी जो बसती है, वो भी सही आंसर है। फ्लैट कल्चर में क्या होता है कि अगर एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके अंदर मान लीजिए 20 फ्लोर है, ओके, अब उसकी एक फ्लोर की कीमत ही होती है 50 लाख, कौन लेगा? एक गरीब आदमी तो ले नहीं पाएगा। ओके, हाँ, सही बात है। ठीक है, तो वैसे भी सामाजिक इनइक्वालिटी तो बढ़ती ही जाएगी, जैसे कि आप यही देख सकते हैं। ओके, तो इस पिक्चर में आप इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे गेटेड कम्युनिटी को हम समझ सकते हैं। तो एक बी सी आपका करेक्ट हो जाएंगे, तीसरा वाला करेक्ट होगा। मिग लिग एन एच आई जी। ठीक है, नालिनी मिश्रा सही लिखा है आपने। तीसरा करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो गया? ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। हु postulated that power is productive and rational? People produce their power through a wave of complex practice within institutions and community। किसके द्वारा बोला गया? ये आंसर यहाँ पर टिक नहीं है, वो पता नहीं हैंग कर रहा है शायद सिस्टम, इसलिए ऐसा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला गया है कि जो पावर है, दैट डज नॉट जस्ट कम फ्रॉम द दो जो अथॉरिटी, जैसे जिसके पास पावर होती, जिसके पास अथॉरिटी होती है उस पर पावर होती है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर थिंकर बोल रहे हैं कि पावर केवल अथॉरिटी से नहीं आएगी, उसके डिफरेंट मीन्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से पावर आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक पावर है, वो भी अपने आप एक पावर है। ओके, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। सोशल पावर है, पॉलिटिकल पावर। तो कई प्रकार से जो है पावर को आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं।
देयर इज नॉट अ सिंगल वन वे ऑफ reproducing power. ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिशेल फौकॉल्ट। ओके, पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको पता होगा तभी आंसर लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको तुक्का मारना होगा इसका। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 5 क्रिटिकल लोकल रेलेवेंट सोशल फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोशल सिस्टम, एज ए सोशल सिस्टम कम्युनिटी के अंदर 5 जो रेलेवेंट सोशल फंक्शंस होते हैं कम्युनिटी के, आपको बताना है। लोकल रेलेवेंट सोशल फंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी कम्युनिटी है, उसके अंदर 5 अगर आप देखेंगे लोकल जो वर्क होंगे, सोशल फंक्शन होंगे, क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। यहाँ पर एक थिंकर है जिनका नाम है बेरेन। बेरेन के द्वारा दिए गए थे 5 ओके रेलेवेंट लोकल लोकेलिटी, मतलब कम्युनिटी के जो रेलेवेंट फंक्शंस होते हैं सोशल फंक्शन, मतलब 5 कौन कौन से हैं। पहला तो आपका है कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो प्रोड्यूस करो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है कम्युनिटी के अंदर। और कंजम्पशन, तो जो कि हमको पता है गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, दूसरा है आपका सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन कम्युनिटी से शुरू होता है, फैमिली से शुरू होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी। तीसरा है आपका सोशल कंट्रोल। सोसाइटी है तो सोशल कंट्रोल होगा ही होगा, तभी सोसाइटी हार्मनी में रहेगी। फोर्थ फोर्थ नंबर आपका है सोशल पार्टिसिपेशन। सामाजिक पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, तभी सोसाइटी फंक्शन करेगी प्रॉपर तरीके से। और पांचवा है आपका एक म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए बिटवीन द पीपल, ओके, विद इन द कम्युनिटी। इसमें से कौन सा आंसर लग रहा है? ये वाला है सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल सपोर्ट। सेकंड वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लिख लीजिएगा ये